हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने IR टर्मिनोलॉजीज़ शुरू की थी, कुछ ऐसी शब्दावली जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो बार बार हमारे सामने आती है। उसमें हमने सबसे पहले देखा था, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तुरंत। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में देखा था कि जब दो या दो से अधिक देशों या संगठन के बीच में जो आपसी संबंध बनाए जाते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। ये परस्पर हितों में सहभागिता वाले हो सकते हैं, हितों के साथ सहयोग के साथ टकराहट वाले हो सकते हैं, तनाव के साथ सहयोग वाले हो सकते हैं या फिर टकरावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा विदेश नीति का क्या मतलब है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या संगठनों के साथ संबंध बनाने में जो नीति अपनाता है उसे क्या कहते हैं, विदेश नीति। और विदेश नीति को अपनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखा जाता है, अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा जाता है। और विदेश नीति, जो विभिन्न देशों की विदेश नीति होती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दिशा को निर्धारित करती हैं। जैसी उनकी विदेश नीति होगी वैसे ही उनके आपस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय हित का क्या मतलब है। राष्ट्रीय हित मतलब कुछ जो राष्ट्र होते हैं। सबसे पहले राष्ट्र हमने देखा था, इसका मतलब है कि जो लोगों से मिलकर बनने वाली राजनीतिक इकाई होती है उसे देश या राष्ट्र कहा जाता है। तो राष्ट्रीय हित क्या होंगे, जब देश के कुछ ऐसे उद्देश्य जिन्हें वह प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो उसके अपने हित में लगते हैं, वो कोशिश करता है कि भाई मुझे ये हित मिल जाए मेरे, जैसे राजनीतिक हित, सुरक्षा हित या फिर आर्थिक हित। तो ऐसे हितों के समावेश को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। राष्ट्रीय हित एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है IR की। उसके बाद हमने देखा कि सुरक्षा का क्या मतलब है। सुरक्षा का पहले अगर परंपरागत रूप में बात करें कि पहले के ज़माने में अगर मतलब लिया जाता था तो उसका मतलब होता था कि जो भौगोलिक सुरक्षा है, अपनी जो सीमाओं की सुरक्षा है, जनरली उसके लिए हम सुरक्षा का रेफ़र करते थे। लेकिन आजकल खाद्य सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि कई सारे टर्म चल पड़े हैं। इनका मतलब हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था शक्ति का क्या मतलब है। जनरली हम बात करते हैं उस राष्ट्र शक्तिशाली है, सुपर पावर है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। तो जनरली पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब जब एक राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करता है तो उसे पावर कहा जाता है। जैसे चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है तो भारत की सीमा पर बार बार अतिक्रमण करता है, भारत के प्रभावित कर रहा है वो भारत को, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है। तो इसलिए उसे शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है। पावर दो प्रकार की होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का सीधा सा मतलब है हथियार, सैन्य शक्ति की, हमारे पास इतने सैनिक हैं, हमारे पास इतना हथियारों का जमावड़ा है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है जो हम दूसरे राष्ट्र पर प्रयोग कर सकते हैं टाइम आने पर, या वॉर करना, युद्ध लड़ना, ये सब का आते हैं हार्ड पावर में आते हैं कि भाई हम अपनी हार्ड पावर दिखा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को। फिर दूसरा होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में लड़ाई, हथियार ये सब मायने नहीं रखते। वहाँ हम दूसरे राष्ट्र में जो जनता है उसके विचारों को प्रभावित करते हैं सांस्कृतिक तरीक़ों से, जैसे मीडिया का यूज़ करके, फिल्मों का यूज़ करके, मैगजीन्स का यूज़ करके, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके, या फिर ड्रेसेस। तो ऐसी चीज़ें जो दूसरे राष्ट्र की जनता पर इम्पैक्ट डालें, उन पर प्रभावों को प्रभावित करें, ये होती है सॉफ्ट पावर। और हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सॉफ्ट पावर अलग है बिल्कुल, हार्ड पावर अलग है, तो एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं, नहीं। जैसे सॉफ्ट पावर से जो पैसा कमाया जाता है उससे हम हार्ड पावर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद हमने देखा था द्विध्रुवीय शक्ति का क्या मतलब था। जब कोल्ड वार चल रहा था, हम आगे देखेंगे शीत युद्ध का क्या मतलब है। 1945 से लेकर 1991-90 तक शीत युद्ध चला था। तब विश्व दो भागों में बट गया था। एक तरफ USA का खेमा था, यानी अमेरिका का दबदबा था, एक तरफ USSR का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ उस टाइम थी, इनका सबसे ज़्यादा संसाधन थे, सबसे ज़्यादा सैनिक शक्ति थी, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, डेवलप्ड थे। तो विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं अर्थ के, वैसे इन दोनों कंट्रीज़ के लिए दो ध्रुवों का यूज़ किया जाता है। और जो राष्ट्र थे वो इनके साथ या तो गठबंधन बना रहे थे, इनके पिछलग्गू हो रहे थे। इसमें भी इंडिया ने कहा था कि हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, इसलिए इंडिया ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, जो आपके एक चैप्टर आएगा आगे, ठीक। तो यह था द्विध्रुवीय। लेकिन जब 1991 में 90-91 में जब USSR का विघटन हो गया तो उसके बाद USA अकेला बचा। तो जब 2001 तक ये प्रक्रिया चली कि USA सबसे पावरफुल माना गया, तब विश्व को एक ध्रुवीय या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड के नाम से जाना गया। अब फिर एक कॉन्सेप्ट चल पड़ी, बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय का मतलब क्या है कि अब शक्ति के पहले दो केंद्र थे 1990 तक, फिर 2000 तक सिर्फ USA बचा,
पहले यूएसए और यूएसएसआर 2 केंद्र हुआ करते थे। फिर यूएसएसआर का विघटन हो गया तो रशिया इतना पावरफुल नहीं था कि यूएसए का मुकाबला कर सके, तो यूएसए बचा। अब क्या है, शक्ति के अनेक केंद्र हो गए हैं। जैसे चाइना को भी हम मान रहे हैं कि एक राइजिंग सुपर पावर है, रशिया भी पावरफुल कंट्री है, यूएसए के पावर में थोड़ी कमी आई है। भारत के लिए भी बोलते हैं कि भाई इंडिया भी एक उभरता हुआ कंट्री है, जापान भी टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में बहुत आगे एक उभरता हुआ कंट्री है, फ्रांस भी एक, यूरोप में देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस भी अच्छे कंट्रीज़ हैं। तो ये क्या है कि शक्ति का एक केंद्र ना होकर, या फिर यूएसए इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि दूसरी कंट्रीज उसको मैच ना कर पाएँ। यूएसए के पावर में कमी आई है और इनकी पावर्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना है, वो एक इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से इतना सुरक्षित है, इतना ज़्यादा उसका पावर है, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा है कि वो अपने पैसे के दम पर वो दूसरे कंट्रीज़ को प्रभावित करता है। इंडिया भी अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी जीडीपी ग्रोथ की वजह से एक उभरता हुआ कंट्री है, रशिया भी ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत सारे शक्ति के अब केंद्र हो गए हैं, इनमें शक्तियों का लगभग समान वितरण हो गया है। तो हम ये नहीं कह सकते विश्व आज द्विध्रुवीय है या फिर एक ध्रुवीय है। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व आज द्विध्रुवीय है क्या, तो आप कौन से ऐसे 2 देश बताओगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं? आपके नाम में आ जाएगा कि भाई रशिया भी है, यूएसए भी है, चाइना भी है। तो कोई आप 2 देश ऐसे नहीं बता सकते जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हों और बाकी कंट्रीज़ उनको मैच ना करती हों। ना ही कोई एक कंट्री ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कोई यूरोप में उभर रही है, कोई एशियन महाद्वीप में उभर रही है, जैसे जगह जगह शक्ति के समान वितरण लगभग हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ उभर रही हैं, तो इसे कहा जाता है बहुध्रुवीय केंद्र। ठीक है, उसके बाद हम जनरली एक टर्म सुनते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग। दक्षिण दक्षिण सहयोग, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ साउथ साउथ कोऑपरेशन? जब हम पृथ्वी की बात करें तो जनरली जो इक्वेटर से नीचे वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे इसमें कुछ एशियन कंट्रीज़ आते हैं, तो जो नॉर्थ कंट्रीज़ आती हैं, जो लगभग मतलब पृथ्वी पे नॉर्थ में हैं, उनको तो कहा जाता है डेवलप्ड या फिर विकसित कंट्रीज। जैसे उसमें रशिया आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, यूएसए आ रहा है, और ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो विकसित हो चुकी हैं। और जो जनरली हम साउथ में देखेंगे, एक जनरल टर्म है ये जब नई नई कंट्रीज़ उपनिवेशीकरण से आज़ाद हो रही थी, तब ये टर्म दिया गया था कि भाई दक्षिण में जो हम ज़्यादातर देश देखते हैं, जैसे इधर साउथ अफ्रीका आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है, इधर एशिया की कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो ये सारी क्या थी, नई नई कंट्रीज़ थी, उपनिवेशीकरण से आज़ाद हो रही थी, तो ये पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। इनके रिसोर्सेज का, इनके संसाधनों का यूज़ किया जा चुका था, ख़त्म हो रहे थे इनके संसाधन उपनिवेशीकरण के कारण। जो ब्रिटेन और फ्रांस ने जगह जगह अपनी कॉलोनी बनाई थी, उपनिवेश बनाए थे, तो ये कंट्रीज़ अब आज़ाद हो ही रही थी, तो ये इतनी डेवलप्ड या विकसित नहीं थी। इनको कहा गया विकासशील कंट्रीज़, यानी जो अभी विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, जिनका भी विकास नहीं हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा विकास करना है, या डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एक जनरल परसेप्शन था कि जो साउथ में है, जब हम मैप को देखेंगे, आप मैप देखना, तो उसमें जो साउथ में कंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी, जनरली आपको लगेगा कि वो नई नई जो आज़ाद हुई थी उपनिवेशों से, वो कंट्रीज़ हैं, तो पूरी तरह विकसित नहीं हुई। नॉर्थ में थी, वो ज़्यादा विकसित कंट्रीज़ थी, तो नॉर्थ वाली हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़, साउथ वाली हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उनके मध्य जो सहयोग है, उसको हम इस टर्म से पहचानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो इब्सा। इब्सा मतलब एक संगठन है जिसमें इंडिया जो यहाँ आता है, ब्राज़ील जो यहाँ आता है, और साउथ अफ्रीका, सारे देश लगभग दक्षिण में हैं और इनका आपस में सहयोग, और सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इससे जब भी दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब आए तो आप समझ जाना कि ये विकासशील देशों के बीच में सहयोग की बात कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है हमारे सामने, उत्तर दक्षिण तनाव। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, दक्षिण है डेवलपिंग, उत्तर है विकसित, ये विकासशील, तो इनके मध्य कई मुद्दों को लेकर तनाव होता है, उसे उत्तर दक्षिण तनाव का नाम दिया जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेररिज्म, आतंकवाद। तो आतंकवाद से विकसित कंट्रीज़ हैं वो कम प्रभावित होती हैं, विकासशील ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो ये मुद्दों को उठाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, इन जो संगठन है, WTO है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यापार को लेकर इनमें ज़्यादा तनाव रहता है, तो ये थोड़ा इकोनॉमिक साइड हो जाएगा, अदरवाइज़ आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो उत्तर दक्षिण तनाव मतलब कुछ मुद्दे जिनको लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच में तनाव है। विकसित देश अलग विचारधारा लेकर चलते हैं, विकासशील देश कहते हैं हमारी भी बात सुनी जाए। व्यापार में खासकर आतंकवाद को लेकर कि भाई आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे विकासशील देश बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन विकसित देश कई बार गौर नहीं करते इस बात पर। जैसे व्यापार में विकासशील देशों को घाटा होता है तो विकसित देशों को फ़ायदा होता है, तो वो उनकी बात नज़रअंदाज कर देते हैं जब वो अपनी बात रखते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इन दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में तनाव रहता है। तो इस टाइप के मुद्दे होते हैं उनको नाम दिया जाता है उत्तर दक्षिण तनाव। आई होप आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। फिर एक वर्ड आता है कूटनीति, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिप्लोमेसी। आगे जब एमए में जाएंगे तो आपका एक पूरा सब्जेक्ट है ये डिप्लोमेसी। इतना मतलब इम्पोर्टेंट टर्म है कि एक पूरा अलग से सब्जेक्ट आपके एमए में बना दिया गया है डिप्लोमेसी करके। तो इस कूटनीति का क्या मतलब होता है? जनरली हम बात करते हैं कि भारत की कूटनीति ऐसी रही है या फिर अफ्रीका की कूटनीति ये है। तो देखो, जब एक देश दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए जो रणनीति अपनाता है उसे कूटनीति कहते हैं। इसमें सामान्यतः दो देशों की सहकारी या फिर सरकारी संस्थाओं के बीच में अपने हितों की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया की जाती है। ठीक, मतलब जैसे भारत को चाइना के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने हैं या फिर कुछ ऐसे संबंध बनाने हैं जिसमें भारत को भी चाइना से फ़ायदा होना। कि क्या भारत ऐसा चाहेगा कि भारत और चाइना के बीच में ऐसे संबंध रहे कि हमेशा चाइना को ही फ़ायदा हो? व्यापार देख लो, चाहे हथियारों के मामले में देख लो, टेक्नोलॉजी के मामले में देख लो, नहीं, कभी नहीं चाहेगा। भारत ये चाहेगा कि हमारे संबंध बैलेंस्ड रहकर चलें, जबकि चाइना है वो ज़्यादा पावरफुल आज के दिन, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर अच्छी है। लेकिन फिर भी भारत हमेशा जब ये संबंध बनाएगा चाइना के साथ तो हमेशा ये सोचेगा कि बैलेंस्ड रहें। व्यापार अगर हमारे बीच में हो तो ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए, चाइना को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए। तो हर कंट्री चाहता है कि बैलेंस्ड रिलेशन रहें, या फिर मेरे पक्ष में रिलेशन रहें, या फिर हम दोनों के संबंध बेहतर हों। अब जैसे भारत और चाइना विचारधारा में बिल्कुल मैच नहीं करते। भारत में लोकतंत्र है, चाइना में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, तो बिल्कुल मैच नहीं करते विचारधारा। साम्यवादी वहाँ ज़्यादा है। अब आजकल भारत में पूंजीवाद की तरफ टिल्ट ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ एरिया ऐसे हों जिनके बीच में हमारे कोऑपरेशन हो सके, जैसे व्यापार। तो चाहे विचारधारा हमारी कुछ भी हो, राजनीतिक रूप से हम एक दूसरे से मैच नहीं करते, लेकिन व्यापार में हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे भारत के पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो चाइना यहाँ आकर लेबर का यूज़ कर सकता है, भारत में फिर नौकरी भी जनरेट होंगी। तो ऐसे भारत को भी फ़ायदा हो कि अपनी जो वस्तुओं का निर्माण करके वो चाइना में बेचे। चाइना में भी बहुत बड़ा मार्केट भारत को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ खपत ज़्यादा होगी। तो ये सोचें कि हम अपनी विचारधाराओं को एक बार साइड करके और अपने व्यापार पर ध्यान दें। तो हमने क्या किया, बाकी मुद्दों को अलग कर दिया। जैसे सीमा पर अतिक्रमण चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उनको अलग कर दिया, व्यापार कंटिन्यू रखा। ये नहीं कि भाई सीमा पे हमारी लड़ाई हो रही है तो हम व्यापार ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि इनको अपने देशों के संबंध को बेहतर बना के रखना है। इस जो वर्ल्ड है इसमें एक दूसरे के साथ कम्पीट करना है, बैलेंस्ड रिलेशन रखने हैं। तो उसके लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो रणनीति अपनाई जाती है, उसे कूटनीति कहा जाता है। सीधा सा मतलब है, भारत चाइना के साथ अपने संबंधों को बैलेंस रखने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए या फिर बेहतर करने के लिए जो भी रणनीति अपनाएगा उसे कूटनीति का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक कूटनीति भी आजकल बहुत सारे प्रकार की होने लग गई है। जनरली ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, तो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।